जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही झकास बनने वाला है। आज हम समझेंगे कि क्या एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या इससे एससी एसटी का भला होने वाला है या नुकसान होने वाला है। कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है, कौन किसका हिस्सा खा रहा है, और कोटा में कोटा जो लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या इसका इलाज है। इस सब के बारे में समझने के लिए हमारे बीच में सामाजिक चिंतक हैं और मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ये हमारे बीच में आए हुए हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कितना सही है, कितना गलत है, या इससे भला होने वाला है एससी एसटी या नुकसान होने वाला है, क्या होगा। ये सब जानकारी चर्चा करने के लिए बुलाया हूँ। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर संजय जी हैं, इनसे जानूंगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम आपको भी और आपके चैनल और जितने आपके तमाम दर्शक हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत जी। और साथ में हमारे मनोवैज्ञानिक हैं प्रभुनाथ सर। सर, आपको भी जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि संक्रमण काल में आपने जो चौथा स्तंभ है वो निरंतर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, और आपके चैनल्स के माध्यम से जो भी लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपको मजबूती और समाज को भी मजबूती मिलती है। संजय सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा निर्णय दिया है, तो क्या इससे एससी एसटी का वाकई में भला होने वाला है या इससे नुकसान होगा। बहुत से लोग आज पूरे देश में गुस्से हैं पूरा समाज कि ये बहुत गलत निर्णय है। आप कैसे समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले ये जो निर्णय आया है तो ये तो आना ही था। इसलिए आना था क्योंकि इस निर्णय से पहले हमें ये समझना चाहिए कि देश में सरकार किसकी चल रही है। देश में सरकार मनुवादियों की चल रही है, अर्थात आरएसएस बीजेपी की चल रही है, जो संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। ये तो फैसला इससे पहले भी 2005 में कुछ इस तरह का फैसला आने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया, और अपने ही फैसले को पलटते हुए दोबारा इसमें उन्होंने अभी फैसला दिया है। तो अब रही बात जो आपका सवाल है कि इससे क्या होगा। एससी समाज, एससी एसटी समाज में अभी जो है आक्रोश है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि जैसे ओबीसी में उन्होंने क्रीमी लेयर लगाया था, और क्रीमी लेयर लगाकर जो ओबीसी में जो सक्षम लोग हैं जो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं उनको क्रीमी लेयर लगाकर उनको आउट किया, और जो लोग अपने ओबीसी में जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में नहीं भेज पाते इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से, वो आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पाते। उसी तर्ज पर जो अभी कोटा में कोटा जो अभी जब ये चल रहा है इशू, तो एससी एसटी वर्ग में जो भी आरक्षण है इसमें कोटा बनेगा। अब कोटा बनेगा तो अगर उसमें कुछ ऐसा कंडीशन हो, जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए एससी में मान लीजिए कि 15-16% आरक्षण है मान लीजिए, और एससी में 3 कैटेगरी बनाया जाता है ए बी सी। तो ए में उन लोगों को रखा जाता है जो हर तरह से सक्षम है, जैसे जाटो हो गए। बाकी बी और सी में ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनको आरक्षण की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, ये बी और सी में जिनको आरक्षण की ज़रूरत है तो काफ़ी वो बैकवर्ड है, काफ़ी एजुकेशन में पीछे हैं, तो उनको ये क्या करेंगे, जब सिलेक्शन का टाइम होगा, जब जॉब्स देने का टाइम होगा, उस समय ये क्या करेंगे, वो नॉट सूटेबल फाउंड करके उनको जो है रिजेक्ट कर देंगे, और वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोगों से सीटें हैं भर दी जाएंगी। ये ऐसा ही ये करेंगे जैसे क्रीमी लेयर में ओबीसी में करते हैं। तो ये जो है हमारे समाज के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक ये स्टेप है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा कंडीशन अगर होता है कि बी और सी कैटेगरी जो बनेगा, जिसमें एससी में जो काफ़ी पीछे लोग हैं और नॉट फाउंड सूटेबल अगर करके
करके उनके स्थान पर ए ग्रुप से, ए कैटेगरी से जो जाटो चमार हैं उनमें से लेकर कैंडिडेट को बी और सी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस डिसीजन में कोई किसी तरीके का एरर नहीं है और इससे समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। बट ऐसा मनुवादी सरकार नहीं करेगी। मनुवादी सरकार क्या करेगी, ए कैटेगरी में एससी में जो लोग होंगे, जो क्रीमी लेयर में आएंगे, उनको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और बीसी में जो पढ़े लिखे हैं नहीं उनको रखा जाएगा, उनको आरक्षण के नाम पर जो कैटेगरी बनाया जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, नॉट फाउंड सूटेबल करके जो है वो पूरी की पूरी सीटें जनरल लोगों से भर दी जाएगी। सर आपसे मैं सवाल ले रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ये सरकार का काम है, सरकार से क्या मतलब, ये तो कोर्ट का फैसला है ना सर? नहीं, ये कोर्ट का फैसला ज़रूर है, लेकिन आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है जो कोर्ट है वो पूरा मनुवादियों का अड्डा है, और जो सरकार चाहती है वही कोर्ट करता है। और ये मान्यवर कांशीराम जी ने भी इस बात को कहा था कि जैसे जैसे बहुजन समाज आगे बढ़ेगा तो हमारे रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है रोड़ा आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये मनुवादियों का गढ़ है, अड्डा है। तो जो सरकारें आती हैं वो कहीं ना कहीं इन आपस में इनके तालमेल होते हैं, और सरकार के इशारे पर बहुत सारे कोर्ट फैसले दिए हैं और देते आ रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो कहने का है कि ये जुडिशरी का मामला है, इसमें सरकार का दोष नहीं देना चाहिए। बट मेरे हिसाब से लगता है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसमें बनाया गया प्रावधान है कि कोई भी एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि जिसकी सरकारें होती हैं वो कोर्ट भी उसी हिसाब से वो चलती है। जी सर, आप तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप तो दूसरे का पढ़ लेते हैं कि क्या वो करने वाले हैं। तो जो कोर्ट ने निर्णय दिया है वो तो सबको भला देखता है ना, कि कब तक एक ही पक्ष मलाई खाएगा, बाकी जिसको नहीं मिला उसको भी तो मलाई मिलना चाहिए ना सर? देखिए, ये जो कोर्ट का जजमेंट आया है, ये जजमेंट, कोर्ट है क्या? कोर्ट एक संस्थान है, और कोर्ट में काम कर रहे लोग हैं, यानी व्यक्ति हैं। और व्यक्ति हैं कौन, उनके क्या भाव हैं, क्या मानसिकता है? तो यह भाव और मानसिकता इसलिए कोर्ट के माध्यम से, जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो जजमेंट आया है, इसके पीछे की जो गहरा षड्यंत्र है बहुत गंभीर है और बहुत ही चिंताजनक है। क्यों? जब भी किसी इंसान को बर्बाद करना हो, आप निरंतर उस इंसान के बारे में नकारात्मक बातें बैठाते रहिए। जैसे ये क्या करते हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हो या लोअर हो या हायर हो, इन संस्थानों में एक मनोविज्ञान का निर्माण किया जाता है। वो मनोविज्ञान क्या है? एक मानसिकता है। मानसिकता क्या है? कि आप अच्छे नहीं हो। एस.टी. थॉमसन ने एक बात कही है कि आई एम गुड, यू आर गुड, यू आर गुड, आई एम गुड। लेकिन तीसरी बात निकल आती है, जिसे भारत देश में बहुत चतुराई के साथ तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये जजमेंट जो है बहुत ही न्याय के खिलाफ जजमेंट है। और न्याय के खिलाफ इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो आर्टिकल का प्रावधान किया गया है, चाहे वो 341 हो या 342 हो या 15 हो या 16 हो, जो आर्टिकल में प्रावधान दिए गए हैं SC/ST के लिए, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें शासन की व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया है। तो इसको रोकने के लिए जितना भी, जैसे 15%
ST SC के लिए है, 7.5 ST के लिए है। अभी हमारा कोटा उतना तो पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ही इन्होंने खेल करना शुरू किया। और खेल क्या है? क्योंकि आप तर्क करने लगे हो, आप अच्छे वस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं, गलत और सही का फैसला आप समझने लगे हैं। इसलिए ये निर्णय एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं इस दृष्टि से सोचता हूँ कि यह गंदी मानसिकता का खेल है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि थॉमस थॉमसन ने बात रखी थी कि आई एम गुड, यू आर गुड, यू आर गुड, आई एम गुड। लेकिन तीसरी मानसिकता जो आ रही है, जो भारत देश में, जिसे अभी वर्ण व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है कि आई एम गुड बट यू आर नॉट गुड। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, SC ST में तो मेरिट होता नहीं, खामखा चिल्लाते रहते कि मुझको मौका नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मेरिट डीमेरिट की बात करते हैं, इसके पीछे का भी बड़ा षड्यंत्र है कि किसी इंसान को जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, 1 महीने 6 महीने बाद उसके मन में एक हीन भावना आ जाती है। ठीक है, जैसा अभी सर ने कहा, बड़े बड़े संस्थानों में, चाहे वो मेडिकल हो, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो जुडिशरीज़ हों या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हों, लेकिन उसमें NFS लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर डीमेरिट कर दी जाती है। यह एक मानसिकता है और ये मानसिक बीमारी है। सर, आपसे पूछ रहा हूँ संजय जी, सुप्रीम कोर्ट तो गरीब से गरीब को भी ध्यान रखता है, तो जो निर्णय दिया है, तो आप बाकी लोगों को क्या परेशानी है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट गरीब से गरीब को न्याय देता है, ये आपको किसने बता दिया? जो कानून है, एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बड़े फिलोसफर हैं, उनका कहना है कि कानून जो है एक जैसे नेट होता है ना, जाल, वैसे है, जिसमें बड़ा जानवर उसको फाड़ के निकल जाता है और स्पाइडर जैसे उसमें फंस जाते हैं छोटे छोटे कीड़े। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये छोटे गरीब लोगों को न्याय देता है, ऐसा मैं नहीं मानता कि ये सही है स्टेटमेंट या कहीं लिखा है, या जो लोग मानते हैं वो सही है, मैं नहीं मानता। क्यों? SC में जो अमीर हो गए हैं ना, वही विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, SC में जो अमीर हो गए हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी क्रीमी लेयर SC में बनाकर उनको साइड किया जाएगा, इसलिए वो कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जो कैटेगरी है, क्या जो अमीर हो गए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए? तो गरीबों को मिलना चाहिए ना सर। मैं वही बिल्कुल कह रहा हूँ कि इससे पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर SC और ST के जो अंडर एक कैटेगरी बनाते हैं, सब कैटेगरी, मान लीजिए कि SC के अंदर 2-3 कैटेगरी बनाते हैं, A B C, तो A में जो है SC के अंदर जो लोग ठीक ठाक हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो ठीक ठाक लोग हैं, उनको रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो क्रीमी लेयर हो गया, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो B और C कैटेगरी बनाएंगे या D तक बनाएंगे, उसमें उन लोगों को रखेंगे जो फिनेंशियली जो वीक हैं। तो फिनेंशियली वीक हैं तो नेचुरली वो उनका एजुकेशन वो उस लेवल का नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो किसी भी हायर एजुकेशन में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। वहाँ फिर दिखाया जाएगा नॉट सूटेबल, तो नॉट सूटेबल दिखाकर वहाँ पर वो सीटें जनरल लोगों से भरी जाएंगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया। ये हमारे लिए या बहुजन समाज के लिए, SC ST वर्ग के लिए ये घातक डिसीजन है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे आपका क्वेश्चन है कि SC में ही जो ठीक ठाक लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध जायज़ इसलिए है क्योंकि उनको अब डर सता रहा है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मेरा ये कहना है कि SC या ST वर्ग में जो लोग मजबूत हो गए हैं, तो निश्चित रूप से उनको आरक्षण का लाभ यदि ना मिले तो इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मजबूत हो गए हैं। अब SC ST वर्ग में जो ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं, जो ज़्यादा पीछे, उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, ये मैं इसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। सरकार का जो इंटेंशन है वो RSS BJP का जो इंटेंशन है वो नहीं है। उनका इंटेंशन ये है
कि एससी एसटी वर्ग में जो ठीक ठाक है उनको क्रीमी लेयर लगाकर कैटेगरी ए में रख के इनको साइड कर दिया जाए और बाकी लोगों को जो है नॉट फाउंड सुटेबल करके वो सीटें जनरल लोगों से भर दी जाएगी। ये सरकार के जो है ना इंटेंशन है, ये हमारे लिए घातक है। अगर सरकार का इंटेंशन सही अगर रहा कि भाई जो चाहे जितनी कैटेगरी बना लो बट जनरल लोगों से वो सीटें नहीं भरी जाएंगी, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। लेकिन जो आरक्षण लागू हुआ है तो क्या गरीबी और अमीरी के लिए लागू हुआ है, क्या इसका सामाजिक और जो आर्थिक है ये मुद्दा था इसलिए लागू किया गया था? नहीं, कहीं ना कहीं जब इसके कोर में आप सेंटर में जाएंगे तो अभी गरीबी आर्थिक आधार पर तो है नहीं। अगर देखा जाए तो इसका जो थीम है या कंसेप्ट है, स्पिरिट है, वो इकोनॉमिक है नहीं। बट वैसे अगर देखा जाए तो जो लोग इसका लाभ ले लेकर आगे बढ़ गए, अगर मान लीजिए एससी में कोई सांसद बन गए जैसे रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान, ऐसे लोग जो बार बार सांसद बनते हैं रिजर्व सीट से, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आरक्षण से आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन सरकार का इंटेंशन राइट होना चाहिए। जी सर, बाबा साहब के मूर्त संसद से हटा दी गई है, तो जो एससी एसटी बाबा साहब को मानने वाले थे बहुजन समाज, उनके लिए के तो आफत पहले से थे, लेकिन दूसरा आफत और आ गई कि उनको कोटा में कोटा लगा दिया। ये मुसीबत कैसे झेलेंगे आप लोग? देखिए, ये बात वही हुई कि एकलव्य का अंगूठा काट लो। जब एकलव्य का अंगूठा काट लोगे, ना ही वो प्रशिक्षण लायक बचेगा और ना ही वो प्रशिक्षण देने लायक बचेगा। तो ये जो निर्णय आया है, एक तरह से जिस तरह से द्रोणाचार्य नाम का ब्राह्मण व्यक्ति एकलव्य का अंगूठा काट लिया और काटने के बाद अब उसको बोलता है कि जा, मैं तेरे को शिशु मानता हूँ, तू मेरा स्टूडेंट नहीं है। लेकिन हमें एकलव्य की वो एक छोटी सी भूल दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। मैं समस्त समाज के लोगों से यही कहता हूँ कि यदि आपको कोई एकलव्य की तरह अंगूठा काटने आता है, कोई भी उस व्यवस्था जो मानसिक कुरीतियों से ओतप्रोत है, उसका अंगूठा आप काटो, वो आपका अंगूठा ना काटने पाए। तो ये जो जजमेंट आया है, एकलव्य का अंगूठा काट लो। और डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान संसद के सामने जो एक आस्था का प्रतीक था, इसलिए उसको हटा दिया गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को यही गांधी, यही नेहरू, यही कांग्रेस और यही भारत देश के जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग शासन सत्ता में थे, उन्हें आने नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जीत करके सदन में यही पुराना पार्लियामेंट जो है, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और इस देश को संविधान दिया। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग जो मनवादी लोग हैं, इसलिए वहाँ से उसको हटा दिया गया। तो वो प्रतीक चिन्हों को गिन गिन के हटाना चाहते हैं, क्योंकि अंबेडकर से ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, आज भी दहशत में हैं कि अंबेडकर के जो ये संतान हैं, ये आज नहीं तो कल इस राज सत्ता को छीन लेंगे। इसलिए ये एकलव्य के अंगूठे काटने जैसा ये जजमेंट आया है। और जजमेंट देने वाले कौन लोग हैं? सवाल उठता है ना कि 7 जज ने जजमेंट दिया जिसमें थोड़ी सी मॉरलिटी थी। जो जस्टिस बेला का जो इन 6 जजों के विरोध में रहा प्रदर्शन, ठीक है, सी बिलोंग टू द ब्राह्मण कम्युनिटी, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं मोरालिटी थी और उन्होंने लॉ को पढ़ा, लॉ को समझा। इसलिए उन्होंने इस गंदे कानून को, जजमेंट को पास करने के विरोध में उन्होंने अपने आप को सेफ रखा। बाकी जो लोगों ने जजमेंट दिया है, मैं तो ये समझता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या पूरा देश का लोग ये समझता था कि ये मात्र एक जज हैं जो देश की दिशा और दशा जजमेंट के माध्यम से बदलने वाले हैं। लेकिन 400 पार का जो साइकोलॉजिकली जो कॉन्सेप्ट था, वो पूरा अगर होता तो वो कर देते
वो नहीं कर पाए तो जुडिशरी के माध्यम से इन्होंने ये काला कानून पारित किया है, और इस कानून का पूरे भारत देश में मुस्तैदी के साथ इसका विरोध होना चाहिए। आपको किसने अधिकार दे दिया? कौन हो आप? जब पार्लियामेंट में इसका जो आर्टिकल है उसके हिसाब से राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा, सदन में आएगा, राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रस्ताव को सदन में पहुंचाने के लिए सरकार उसको संशोधित करके, जब पहले से ही अनुसूचियां बनी हुई हैं, बहुत मुश्किल से हमारे महापुरुषों ने छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए लोग थे इकट्ठा करके उनको एससी और एसटी कम्युनिटीज़ में एक सूचीबद्ध किया, ताकि ये लोग बिखराव न हो सके। एक इनका जो पैमाना है, इस पैमाने से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनको ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान दिया। तो ये जो जजमेंट आया है तो बाबा साहब के संविधान के दिए गए अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। संजय जी, आप बार बार कहते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि हम मूर्तियों में नहीं, हम किताबों में हैं। तो ये पूरे देश में जो गुस्सा है कि मूर्ति हटा दिया गया है, तो इतना गुस्सा मूर्ति के लिए क्यों इतना आतुर हैं आप लोग? एक्चुअली बाबा साहब ने ये जो बात कही थी कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो बाबा साहब को जानना है तो हमें एजुकेशन को लेना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ये बात सही है। बट ये रही बात ये मूर्ति की, पार्लियामेंट में जो के प्रांगण से हटाई गई मूर्ति, जहाँ रही बात उसकी, तो ये मूर्ति एक साधारण मूर्ति नहीं थी, एक विचारधारा एक है। क्योंकि साधारण मूर्ति तो कहीं भी है, लेकिन पार्लियामेंट के प्रांगण में जो मूर्ति थी जिसको हटाया गया, एक विचारधारा को इन्होंने हटाया है। और इसे थोड़ा सा और बैक में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ था, लेकिन दिल्ली में जो गांधी जी का जो समाधि है, पूरा वहाँ ने जो गांधी परिवार का समाधि है, और हज़ारों जो है एकड़ ज़मीन में इनका राजघाट पर समाधि बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण भी तो दिल्ली में हुआ था, उनके लिए दिल्ली में जगह की कमी नहीं थी, लेकिन दिल्ली में जानबूझकर जो है उनके लिए जगह नहीं दिया गया, उनको मुंबई में भेजा गया। उसका कारण था विचारधारा। इनको पता है कि जो झूठ की विचारधारा है, अर्थात गांधी की विचारधारा है, जो सावरकर की विचारधारा है, मनुवादियों की विचारधारा है, वो दिल्ली में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और वहीं पर अगर दूसरी विचारधारा को अगर इस्टेब्लिश करते हैं, कोई भी विदेशी व्यक्ति आएगा तो वो निश्चित रूप से वो बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा वो लोग मानते हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ, तो बाबा साहब का मूर्ति वहाँ से हटा के वहीं पर संसद में दूसरी जगह लगा दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। नहीं, दूसरी जगह संसद जो नया संसद बना उसमें लगा दिया। नहीं, फिर जहाँ वो लगा उसके पिछवाड़े में लगा दिया, पीछे की तरफ लगा दिया। नहीं, कहीं भी लगा दिया हो। जो मेन जगह था जहाँ से बाबा साहब का इस तरह का इशारा था, कैप्चर द पार्लियामेंट, वो एक विचारधारा एक है। तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा को इन्होंने हाइड किया, छुपाया है, कंसील किया है। इसलिए छुपाया है क्योंकि अब इनको लग रहा है कि बहुजन समाज तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है, जाग रहा है, अवेयरनेस इसके अंदर आ रहा है, अब सवाल पूछ रहा है। अब बहुत कम दिन है जब ये बहुजन समाज अब सत्ता की बात करने लगा है, सत्ता लेने की बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है। अब ये चीज़ें इनके लिए जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज, इनके लिए चैलेंज उभर के सामने आ रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन्होंने मूर्ति को नहीं हटाया, विचारधारा को हटाया वहाँ से, ताकि लोग जो है भूल जाएं। कम से कम लोग न्यूज़ में या वैसे जब उस स्टेचू को देखते हैं तो लगता है कि बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। अब उसको हटा दिए हैं तो कम से कम ये चीज़ें दिमाग में लोगों को जो है नहीं आएगी। मेन मकसद उनका ये है। नहीं, तो आप ये बताएं कि आप जाति गणना के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, और क्यों? नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, पक्ष विपक्ष का यहाँ पर सवाल ही नहीं है। निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो है भारत में जातियाँ हैं, अगर इसको कोई
डिनाई करे कि जातियाँ नहीं हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। भारत में जातियाँ हैं, तो जब बीमारी है तो फिर इलाज भी चाहिए। अगर बीमारी है, आप उसको छुपाएंगे, दवा नहीं लेंगे, तो बीमारी बढ़ेगी। भारत में जातियाँ हैं, ये सच्चाई है। तो जातियों का जो है गणना होना चाहिए। जब तक जातियों की गणना नहीं होगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि भारत में कितनी जातियाँ हैं और उनकी जो है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो जब गणना होगी तो उसके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस की भी गणना होगी, वो भी सामने आएगा। तो जब सामने आएगा तो ऑटोमेटिक एक, जैसे सर कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। मेरिट और डिमेरिट का जो क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सही है। एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है कि आपके अंदर मेरिट नहीं है, और बार बार आपके दिमाग में वो रखा जाता है। तो थोड़े समय के बाद आपको भी लगने लगता है कि सही कह रहा है, हो सकता है मेरे अंदर मेरिट ना हो। तो कहने का मतलब है कि जब गणना होगी, जातिगत गणना होगी, तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सामने आएगा, और जब सामने आएगा तो एक ऑटोमेटिक पूरे देश में एक माहौल बनेगा। ऑटोमेटिक पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि भाई इस जाति की भागीदारी इतनी है, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ई है। तो अब सामने जब फिगर आएगा तो गवर्नमेंट पर ऑटोमेटिक एक दबाव बनेगा कि उस जाति के लिए, उस कास्ट के लिए कुछ करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भागीदारी का जो कंसेप्ट है वो और मजबूत होगा, और वे जातियां सामने आएंगे, फ्रंट लाइन पर आएंगी जो काफ़ी पीछे है। तो निश्चित रूप से जो मनुवादी, जो 15% से भी कम है आज के टाइम में पूरे देश में, जिनके पास रिसोर्सेज मोर देन 85% है, ऑटोमेटिक एक माहौल बनेगा, एक डिबेट का एक सब्जेक्ट तैयार होगा, और ये जातियां आगे फ्रंट लाइन पर आएंगी जो काफ़ी पीछे हैं, और निश्चित रूप से ये पॉजिटिव सकारात्मक कार्य होगा। तो ये मेरा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी सर, आप क्या मानते हैं, जातिगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी विरासत क्या है, ये तो पता चले। लेकिन चूँकि जो ये सरकार है जातिगत जनगणना से क्यों पीछे भाग रही है, वो इसलिए भाग रही है कि भारत देश के हर संसाधनों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया का एक अधिकार है, कब्जा है। लेकिन सर, अगर जाति गणना आप कराएंगे तो जात तो बताना पड़ेगा, तो जात बताने में क्या दिक्कत हो रही है? कोई भी जाति बताने में दिक्कत नहीं हो रही है। बहुजन समाज को तो खुशी है कि हमारे समुदाय की प्रत्येक व्यक्तियों का जातिगत जनगणना हो। हमारी जनसंख्या कितनी है, तुम्हारी जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये दहशत में है, इनको पता है कि जातिगत जनगणना होने से जो छुपा हुआ इनका षड्यंत्र है वह बाहर निकल के आ जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना से यह मनवादी विचारधारा की जो सरकार है निरंतर डरती आ रही है। जहाँ भी, जैसे बिहार में अभी जातिगत जनगणना का मामला हुआ, लेकिन उसे पूरी तरह से ये जो सरकारें हैं उसे लागू करने से कतरा रही है, भाग रही है। उसका वजह है क्योंकि जातिगत जनगणना हम राहुल गांधी जात गणना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब जात पूछा गया तो वो कन्नी काट के कह रहे हैं कि मुझे गाली दे रहे हैं। देखिए, इसके पीछे की मैं वजह बताता हूँ। कोई माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद मर जाए। अब ये सुन के आपको आश्चर्य लग रहा है कि ये कहाँ से कहाँ प्रश्न था, कहाँ पहुँच गया। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद मर जाए। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र भारत में 70 वर्षों तक कांग्रेस ने मज़ा लूटा राज सत्ता का, और जनसंघ को पैदा करने वाली कांग्रेस है, आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस है। तो बहुजन की भलाई के लिए तो बात उठा रहे हैं ना, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कौन सी गलत करी कांग्रेस? इसमें बहुजनों को मूर्ख बनाने का निरंतर कार्य चल रहा है। संविधान की कॉपी लेकर के ऐसे चलते हैं ना, मैं संविधान की रक्षा करने निकला हूँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो कांग्रेसी कहाँ चले गए? क्या आसमान निगल गया, धरती खा गई, के बीच में फंसे हुए हैं? तो ये अपनी औलादों को प्रोटेक्ट करते हैं कि तू उधर से मारना, मैं इधर से मारूंगा। सर,
आपकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि जात गणना होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भारी उसकी भारी, तो लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? कांग्रेस से बात उठा रही है तो कि वो जात गणना के लिए क्यों कांग्रेस नकार कर रही है बताने में? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे कांग्रेस ने अभी इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें तमाम तरह के उन्होंने अपने वादे उसमें गिनाए। तो उन वादों में ये जो जातिगत जनगणना है, ये भी एक इसमें है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से। तो कांग्रेस का, जैसे अभी सर ने बताया, कांग्रेस या बीजेपी ये कोई अलग अलग नहीं है, इनके नाम दो जरूर हैं। ये है एक ही ब्रांड है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इनकी उत्पत्ति भी एक है। तो इनके मंसूबे जो है, इंटेंशन, वो भी सेम है। तो लंबे समय से बहुजन समाज को मूर्ख बनाया गया इस देश में। कभी बीजेपी बनाती है, कभी कांग्रेस बनाती है। इनके जो चाल हैं वो बहुजन समाज आज 75 साल में नहीं समझ पाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट्स थे, ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो जातिगत जनगणना का है वो है इनके मैनिफेस्टो में। तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए, इसी पॉइंट को पकड़ना चाहिए कि राहुल गांधी ने जब ये बात कही है या कह रहे हैं संसद में, तो इन फ्यूचर अगर उनकी सरकार बनती है तो बहुजन समाज उसको घेरेगा और इस पॉइंट पर जो है सरकार पर दबाव बनाएगा कि जातिगत जनगणना कराओ। क्योंकि अब बहुजन समाज की जो है सत्ता में तो भागीदारी है नहीं, ना सत्ता पावर उसके हाथ में है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कास्ट सेंसस की बात कही, उस पर अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो उसमें राहुल गांधी को हम घेरेंगे कि भाई तुमने बोला था, तुम कराओ। लेकिन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये फ्यूचर की बात है और इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल है कि जात बताने में क्या दिक्कत आ रही है? बीजेपी वाले कह रहे हैं जात बताओ, ये करें गाली दे रहे। नहीं, वहीं अभी सर ने बोला कि दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इनका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड देखेंगे तो ये चकमा देने में आगे हैं। अब जैसे देखिए, इलेक्शन से पहले खड़के को बना दिया अध्यक्ष, बना दिया और एससी वोट जो है ले लिया। उसके बाद जैसे ही सरकार केंद्र में बनी तो नेता विपक्ष 6 बन गए राहुल गांधी, और पार्लियामेंट्री कमेटियां जो होती हैं उनके चेयरमैन उनकी माँ सोनिया गांधी बन गई। तब ना तो मुसलमान याद आया, ना दलित याद आया, कोई याद नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं क्या नहीं करते, इन पर भरोसा करना अभी फ़िलहाल जो है बहुजन समाज को भरोसा नहीं हो पा रहा है। और रही बात कास्ट, अपनी जाति नहीं बताए, जैसे आपका सवाल है, तो वो बताए या ना बताए, बट हमारा ये है कि इन केस अगर इनकी सरकार बनती है तो बहुजन समाज इनका जो गिरेबान पकड़ेगा कि आपने बात कही थी कास्ट सेंसस की, आप उसको करो मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारी तो सत्ता में भागीदारी है नहीं, ना पावर हमारे पास है कि हम खुद कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार को घेर सकते हैं। जी सर, दूसरा सवाल आपसे है, पांडे जी, शर्मा जी, दुबे, चौबे, गुप्ता जी, ठाकुर जी, बाबू साहब गर्व से अपनी जात बताते हैं। अपनी जात सभी को बताना चाहिए, तो ये क्यों कतराते रहे लोग? नहीं, कौन कतरा रहे हैं? अरे राहुल गांधी नहीं बता रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी का छोड़िए, राहुल गांधी नहीं बता रहे हैं, वो एक अलग इशू है। तो जात क्या सबको बताना चाहिए फिर? नहीं, जब कास्ट सेंसस जब होगी, जब जातिगत जनगणना होगी, तो बहुजन समाज इसका स्वागत करेगा, बताएगा। क्योंकि अगर बताएगा जब ही तो सामने आएगी। और कास्ट सेंसस अगर होता है तो बहुजन समाज को इसका फ़ायदा मिलेगा। बहुजन समाज में जो जातियां हैं वो सामने फ्रंट लाइन पर आएंगी। सर, अब जैसे सर कह रहे हैं कि जात बताएंगे, जात गणना में जात बताना पड़ेगा, तो क्या जात से ही तो इन लोगों को शोषण करने का मौका मिलता है कि तुम किस जात को शोषण करने का मौका मिलेगा? आज तक जो शोषित दलित जातियाँ थी, जात छुपा के इसीलिए तो रहती थी कि उनको शोषण न हो। तो जब जात ही बताओगे तो आपका और ज़्यादा शोषण होगा। देखिए, इसका एक मज़ेदार पहलू है कि आप छुप जाओ या छुपा दिए जाओ, आपकी पहचान छुपेगी नहीं। क्योंकि आपके अंदर वो खून है कि आपका खून उबाल मारेगा ही कि यू आर बिलोंग टू द बहुजन समाज। और रही सवाल अपर कास्ट की, जिसमें से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल उजागर करके रखी है। मैं मिश्रा हूँ, द्विवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ,
मित्तल हूँ, श्रीवास्तव हूँ। वर्मा आजकल श्रीवास्तव लिखने लगे हैं आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उनकी जो पहचान है बिल्कुल आइडेंटिफाइड, वो गर्व महसूस करती हैं। गर्व महसूस करते हैं। हमें अपने लोगों को बताने में कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको नीच बताना चाहते हैं, आपको दीन दुखी बताना चाहते हैं, आपको कमज़ोर बताना चाहते हैं और आपकी विरासत को मिटाना चाहते हैं। इसलिए आपकी नैतिक सामाजिक ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी पहचान को बताओ कि मैं ये हूँ, मेरी पहचान ये है। क्योंकि जैसे पीपल का पत्ता है, अगर वो पेड़ से टूट भी जाता है और सूख भी जाता है, तब भी वो अपनी पहचान खोता नहीं है। वो पीपल का अपना अस्तित्व बताता है कि मैं पीपल हूँ। इसलिए भारत देश के समस्त बहुजन समाज के लोग, चाहे XYZ कोई भी हो, अपनी विरासत, अपनी पहचान को मत छुपाओ। संजय जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे करें अपने भी छुपाओ मत। सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपना जात के नाम सर नहीं लिखा। डॉक्टर अंबेडकर लिखा। गांधी जी, नेहरू जी, आज़ाद जी, ये सब क्या अनभिज्ञ थे? ये अपने आगे जात नहीं लिखा। तो क्या ये जात बताना ज़रूरी है? नहीं, देखिए यहाँ पर ये दोनों दो दो चीज़ें हैं। एक जो आपका सरनेम, अभी आपने कहा कि भाई इन्होंने सरनेम अपना नहीं रखा, तो अब देखिए जो सरनेम है ये मेरे हिसाब से एक ऐसी कोढ़ की बीमारी है सरनेम, जो जातिवाद को बढ़ावा देने में इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो जाति सूचक जो शब्द है, जैसे बिहार में राम लिखते हैं चमार लोग, संजय राम, राजेश राम, राम लिखते हैं, तो राम लिखते ही ये पता चल जाता है कि ये चमार है। तो ये तो सरनेम, ये एक कहानी इसकी अलग है। रही बात कास्ट बताने की, वो अलग इशू है। जब जातिगत जनगणना अगर होगी तो उसमें लोगों को बताना चाहिए कि मैं इस जात का हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, आप लिखिए, वो एक अलग इशू है। उससे फ़ायदा है, उससे एक स्क्रीन पर पूरा समाज का स्टेटस आएगा कि कितनी जातियाँ हैं, किस स्थिति में कौन जी रहा है, वो एक अलग इशू है। सरनेम वाली जो बात आपने कही, मैं इसका समर्थन करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को सरनेम लगाने की या जाति सूचक शब्द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अलग इशू है। मानोर काशीराम ने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति नाम के आगे, नाम के पीछे जात सूचक पूंछ नहीं लगाना चाहिए। तो काशीराम ने कहा था और खुद उन्होंने केवल काशीराम लिखा। नहीं, एक्चुअली कई बार ये होता है कि अब हम अगर मान लीजिए मैं अपना उदाहरण लूँ, तब मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है उसमें राम लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो मैट्रिक जो 96 में मैंने पास किया था, तो उस समय ये था, हमें सामाजिक ज्ञान नहीं था, तो पेरेंट्स ने जो लिखवा दिया वो हो गया परमानेंट। अब जॉब में, नौकरियों में अगर हम जाते हैं तो मजबूरी है कि वो लिखवाना, क्योंकि सर्टिफिकेट में है। तो अब उसका प्रोसीजर है कि हम उसको चेंज करवाएं, न्यूज़ में निकाले, कोर्ट में जाए, वो अलग इशू है। बट जो है तो है। तो हो सकता है कांसीराम जी के साथ भी ऐसा ही हो, कांसीराम, लेकिन बाद में जब उनको लगा होगा तो उन्होंने समझा होगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने समाज को आगाह किया है कि भाई आप जो न्यू जनरेशन है वो जाति सूचक शब्द ना लगाएं। मैं भी बिहार में जाता हूं तो ये आह्वान करता हूं लोगों से कि भाई हमारे साथ है वो, हम वो जब की है जब हम हमारे पास किसी तरीके का सामाजिक ज्ञान नहीं था, बट आज है। तो मैं आह्वान करता हूं कि नई पीढ़ी जो बच्चे हैं उनके साथ जाति सूचक शब्द ना लगाएं। जी सर, आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप कैसे देखते हैं कि जो लोग अपने नाम के बाद टाइटल जात सूचक नहीं लगाया और कुछ लोग लगा रहे हैं, तो इसमें क्या भिन्नता आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। कोई आदमी टाइटल लगा रहा है तो डेट इज़ नॉट कास्ट, वो जाति नहीं है। ये बात क्लियर करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरा नाम ये है, नाम के आगे राम लिखा हुआ है।
चूँकि वो स्टेट लेवल की बात है, आप दिल्ली आए हैं तो जो बिहार का आदमी होगा केवल वही आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आप फला गांव फला शहर से हो, वहाँ के बिरादरी के लोग ये लिखते हैं। तब आपकी पकड़ होएगी कि आप चमार हो, भंगी हो, ये हो, वो हो, क्या हो, तब वो होगा। बाकी कोई आजकल लोग जिसे राज लगाने लगे हैं, ठीक है, जैसे कई ब्राह्मण साकेत लिखने लगे हैं। तो साकेत जो है, जो बौद्धों की क्या था, राजधानी थी, जिसे वर्तमान में आज वो जहाँ मंदिर बना दिया गया है, ठीक है, तो उससे पहचान और पकड़ नहीं मिल सकती है। तो टाइटल लगाना व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। जैसे बहुत लोग पहले के टाइम पे हरिजन लगाते थे, अनजान लोग, जिसे गांधी ने जो कोढ़ दिया था, कोढ़ एक बीमारी दे दिया था कि ये कोढ़ को धोते रहो। क्या ब्राह्मण कोई हरिजन लिखता है? अपने को हरिजन ब्राह्मण कहता है? नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि इसका मतलब क्या है। हमारे लोग जो पुराने टाइम, वो तो कहते हैं कि तुम हरि के औलाद हो, वो तो डिफाइन करते हैं। तो अगर तुम्हारा नाम हरिजन है तो हरि मतलब नीच नहीं, हरि का मतलब हरि के औलाद। तो हमारे लोग तो धर्म कर्म का काम करते ही नहीं है। धर्म कर्म का काम तो बाभन करता है। तो बाभन क्या हरिजन की औलाद है? हरिजन का मतलब क्या है? ऐसी औलाद जिसका ना तो पिता का पता हो और ना माँ का पता हो। तो ये केवल चमार बिरादरी के लोगों को, भंगी बिरादरी के लोगों को हरिजन का कहा गया, एक कोढ़ दी गई। तो गांधी के द्वारा जो झाड़ू पकड़ाया गया था वो यही था कि तुम नीच हो, तुम नीच ही रहोगे, तुम्हारी मानसिकता ये है। वही जजमेंट यहाँ आया है निकल की। ये जो कुठाराघात हुआ है, ये जो न्यायालय का जो जजमेंट आया है, ये 3 तरह से आपकी मौत कर रहे हैं। यूआर के माध्यम से, ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, एनएफएस के माध्यम से। क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं उन पे आपको शक है कि वो सही निर्णय नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही निर्णय नहीं है। यह संविधान पीठ में बैठे हुए जो लोग थे, हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत विद्वान होंगे, कानून की बहुत पढ़ाई किए हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छे ज्ञाता होंगे, एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो जजमेंट आया है भाई, सदन निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है कि हमको अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है। और आपने कैसे दे दिया बिना डाटा के? आपके पास आंकड़ा है? नहीं है। आपने आंकड़ा जुटाया? किसने आपको कह दिया कि ये जजमेंट दे दो? क्या कोई चमार गया? क्या कोई आदिवासी गया कि आप हमको क्रिमिलेयर बना दो? हम मुख्य धारा में आ ही नहीं पाए, उसके पहले आपने हमारा कत्लेआम कर दिया। कुछ चंद लोग जो विश्वविद्यालयों में पहुंच पाए, जो मेडिकल में पहुंच पाए, जो आजकल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ हमारे लोग पहुंच ही नहीं पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। आप उठा करके देखिए, उसमें बाभन ठाकुर बनिया के अलावा 1-2% लोग भी नहीं हैं, एससी के, एसटी के। आदिवासी तो 1-2 होंगे तो होंगे। जी संजय जी, आपसे एक समझना चाह रहा हूँ कि एक नया अभी नवयुवकों में फैशन आया है, शराब नशा करना। ये उनके अंदर एक फैशन बढ़ता जा रहा है। क्या मॉडर्न बनने का एक नया तरीका? क्योंकि आप एक टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, एक्चुअली आज जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति, उसके प्रभाव में दुनिया के ज़्यादातर देश उसके प्रभाव में आ रहे हैं, और भारत भी अछूता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज भारत में जो यूथ है, नए नवयुवक हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उसमें बहुजन समाज के लड़के लड़कियां भी हैं। तो एक इनका अट्रैक्शन है कि जो मॉडर्न अगर बनना है, मॉडर्न दिखना है, तो उसके लिए जो है नंगापन ज़रूरी है, खुलापन ज़रूरी है, शराब ज़रूरी है। एक तरीके का ये वायरस है, वेस्टर्न वायरस, जो कहीं ना कहीं समाज में फैलता जा रहा है। अब रही बात कि
इससे कैसे हम इन बच्चों को बाहर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जापान का एक उदाहरण दे सकते हैं। जापान के स्कूलों में आज के टाइम में भी नियम है कि कोई भी ड्यूरिंग जो भी उनका एजुकेशन पीरियड होता है, जैसे मान लो 1st to 12th, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्कूल लेवल तक यदि लड़का या लड़की किसी तरीके के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उस तरीके का बात करते हैं जिसमें सेक्सुअलिटी की बात हो या उससे रिलेटेड कोई अगर बात हो, तो उनको हमेशा के लिए रेस्टिकेट कर दिया जाता है जापान में। और उनके सर्टिफिकेट पर ये लिख दिया जाता है कि कहीं भी जापान के अंदर उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। आज के डेट में ये नियम है। और जापान दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कंट्री है। जी सर, आप कैसे देखते हैं ये जो कुरीतियाँ अभी बच्चों के अंदर आ रहा है, वो कैसे आप दूर करेंगे? मैं इसको सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे तरीके से बताना चाहेंगे। जैसे कोई एक शिक्षक है, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देता है, नैतिकता की ट्रेनिंग देता है, सिद्धांत की ट्रेनिंग देता है, और उसमें 2 फैक्टर और चलाता है कि यदि आप अच्छा कार्य करोगे तो हम आपको पुरस्कार देंगे, यदि आपने खराब काम किया तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। ठीक है, ये तो नैतिकता की बात हो गई। जब किसी इंसान को ख़त्म करना हो या किसी समुदाय को ख़त्म करना हो, तो उसकी गलतियों पर निरंतर प्रोत्साहन देते रहो, प्रोत्साहन देते रहो, और उसके सामने पुरस्कार जब आप दोगे, नहीं आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। आखिर ये पुरस्कार, शराब नाम का पुरस्कार आया कहाँ? आप देखेंगे भारत देश के प्रत्येक कोने कोने में, जहाँ SC की बस्तियाँ हैं, जहाँ ST की बस्तियाँ हैं, जहाँ OBC की बस्तियाँ हैं, वहाँ सरकारों के द्वारा शराब के ठेके का काम शुरू किया जाता है। प्रत्येक जगह पर यही है। अब ये शराब आई कहाँ से? सरकार इनको क्या देती है? लाइसेंस देती है। और लाइसेंस पाने वाले कौन लोग हैं? जो क्रीम खा रहे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वही लोगों को लाइसेंस मिलता है। आजकल बहुत मुश्किल से जो OBC के लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा पाए हैं, 100 में से 0.1% लोग ठेका ले पा रहे हैं। तो इस बर्बादी के पीछे जो SC ST के बच्चे ख़ास तौर पर एजुकेशन में ख़त्म होने की स्थिति जो आ रही है, वो यही है कि इनको ख़त्म करो। और इन्हीं को आरक्षण की बात अब यहाँ पकड़ा गई। जो ये जजमेंट आया है कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्रिमिलेयर बना दो, जो पढ़ा लिखा है, जो नौकरी पेशे में जा सकता है, जो सदन में जा सकता है, जो आवाज़ उठा सकता है, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो। और जो किसी काबिल नहीं है, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, जो ना तो उस क्राइटेरिया में आता है, तो वो आरक्षण का लाभ कहाँ से पाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जजमेंट आया है, ये तीन धारी तलवारों से काटा जा रहा है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि 100 पद हैं खाली, 100 में से 1 2 3 4 पहले UR को चला जाएगा, जनरल कैटेगरी को चला जाएगा, फिर उसके बाद OBC को आएगा या SC को आएगा, फिर जाके ST का नंबर आता है, फिर ये जो बीच के अंक हैं उसमें फिर आ गया जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, फिर उसमें 10% अलग से आ गया, कौन? EWS। आप सर्वे उठा के देखिए, ये जो EWS बनाया गया है, ब्राह्मण ठाकुर बनियों का सर्वे करा लो, कोई भी इकोनॉमिकली कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको एक काला सच बता रहे हैं, कैसा ये खेल खेलते हैं EWS कोटे में जाने के लिए। मान लो आप ब्राह्मण हो, आप ठाकुर हो, आप बनिया हो, आपकी आमदनी सालाना है 2 करोड़
10 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लेकिन क्राइटेरिया कितनी रखी गई है? 8 लाख रुपए। तो ये क्या करते हैं, वही प्रॉपर्टी को अपने लड़के के नाम, अपनी लड़कियों के नाम कर देते हैं और वो पिता क्या हो जाता है? आ गया वो EWS क्राइटेरिया में आ गया। तो उसका फ़ायदा अपने लड़कियों को, लड़कों को दे देते हैं। तो वो एक हक ले लिया जर्नल वाला जो UR है, उधर से पोस्ट खींच लिया, फिर EWS का पोस्ट खींच लिया, फिर हम जो SC ST के जो लोग हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं, उनके पास नेट है, PhD है, पोस्ट डॉक्टोरल है, एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या कहते हैं कि यू आर नॉट सुटेबल कैंडिडेट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या बच्चों को सेक्स की जानकारी उनको बताना ज़रूरी है, हानिकारक है क्या, फ़ायदेमंद है, क्या करना चाहिए? इस पर जो है मुझे लगता है कि महान दार्शनिक ओशो जी का विचार एक है और उनका एक फेमस बुक भी है, संभोग से समाधि तक। तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को आप ज़्यादा छुपाएंगे तो एक है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की इच्छा कि है क्या। तो जितना ज़्यादा आप छुपाएंगे तो उतना ही ज़्यादा उनके अंदर उत्सुकता जिसको कहते हैं वो पैदा होगी कि है क्या। तो मुझे लगता है कि सेक्स का जो है एक सेक्स एजुकेशन है, तो एक एज के बाद या एक पर्टिकुलर क्लास के बाद मतलब इसका जो भी एक सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए और इसका बच्चों में। मैं आपको रोक रहा हूँ। अभी कल परसों की एक घटना है मध्य प्रदेश का, एक भाई अपने बहन के साथ बलात्कार करता है। ये केवल शिक्षा की वजह, कमी की वजह से तो हुआ ऐसा? नहीं, तो मेरा ये कहना है कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस चीज़ को जितना आप छुपाओगे तो उतना ही वो जो है ना पैदा ऊपर आएगा, जिसको जितना आप नीचे ले जाओगे उतना ही ऊपर आएगा। तो सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत सारे देशों में है और सेक्स एजुकेशन का जो मतलब कंसेप्ट है वो यही है कि बच्चों के अंदर इसका ज्ञान होना चाहिए कि मतलब बच्चे जो है इसका मिसयूज ना करें। अब ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज़ है और इसका अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका परिणाम ऐसे आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा, ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो बच जाएगा। अब जैसे देखिए HIV एड्स जो है यूरोप में आया सबसे पहले और सबसे ज़्यादा HIV एड्स जो पॉजिटिव हैं वो भारत में है पूरी दुनिया में। उसका कारण क्या है? उसका कारण है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। हमें पता ही नहीं कि वो होगा कैसे और वो चीज़ करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक वो फैलता है। अगर इसका ज्ञान दे दिया जाए सभी को कि भाई ये ऐसे होता है, आपको ये प्रोटेक्शन यूज करना है, तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो सर आपसे मैं जान रहा हूँ, शॉर्ट में बताइएगा क्योंकि इस समय वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। क्या सेक्स का बच्चों के अंदर शिक्षा देना जरूरी है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने रखा है। ये बायोलॉजिकली है और जेनेटिक है। इसे ना दबाया जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है और ना ही इसका शोषण किया जा सकता है। जहाँ भी जब भी किसी की भावनाओं का शोषण होता है यानी दमन होता है, दमन होने के बाद वो मानसिक रोगी होता है। तो चूँकि ये जेनेटिकली है, बायोलॉजिकली है, ये होना ही है। और इसकी जानकारी आप जान के आश्चर्य रह जाएंगे कि जब बच्चा पैदा होता है बाई बर्थ उसके अंदर सेक्सुअलिटी की ये प्लेजर प्रिंसिपल पाए जाते हैं, ये मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे भूख लगना, खाना लगना, प्यास लगना, ये सारा कुछ जैसे भूख प्यास की आपने बात कहा है, तो चूँकि जब ये हमारी ड्राइव जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठीक उसी तरह से इंसान के अंदर सेक्सुअल ड्राइव होती है और जो वो बाई बर्थ होती है, वो जन्म से होती है। लेकिन अगर इसे हम सही ढंग से अगर कोई माँ अपनी औलाद को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देती है, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया, खान पान की ट्रेनिंग हो गया, स्तनपान हो गया, स्तनपान नव बच्चों को बहुत अनिवार्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी जो आपने बात कही कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है
उस घटना के पीछे ज़रूर वो जिसने भी घटना किया है या तो वह मानसिक रूप से विक्षुब्ध आदमी रहा होगा या वो पूरी तरह से नशा करके उसका जो मेंटल स्टेटस है स्टेबल नहीं हुआ होगा और वह नशे की हालत में या विक्षुब्धता के हालत में वह ये घटना को अंजाम दिया होगा। सर मेरा लास्ट सवाल है ये कि कोटा में कोटा, सुप्रीम कोर्ट का सोटा, कौन सच्चा कौन झूठा, SC ST में नहीं होती है मेरिट, नौकरी में लगती है NFS की नोटिस, तो क्या देखेंगे कि SC ST में योग्यता नहीं हुई इसलिए नॉट सुपेरियर का नोटिस लगती है, क्या और कुछ रीज़न है? इसका जवाब सर ने दे दिया है कि भारत देश में एक साइकोलॉजिकली एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है कि इन लोगों में मेरिट का अभाव होता है और बार बार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब रही बात इसकी कोटा की और मेरिट की, तो ये दुनिया ने देखा है, भारत के लोगों ने देखा है कि एक्चुअली जो मेरिट है वो SC ST OBC माइनॉरिटी या कहें तो बहुजन समाज, मेरिट बहुजन समाज में ही है। जस्ट इसका उल्टा है, डीमेरिट जो है उनमें है और हमें और हमारे समाज को बोलते हैं कि इनमें डीमेरिट है। कैसे? नहीं बता रहा हूँ ना, आप देखिए बाबा साहब क्या आप ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बाबा साहब में मेरिट नहीं था? फिर तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एक अंग्रेज़ था उसने बोला था कि 500 ग्रेजुएट्स के बराबर बाबा साहब के पास ज्ञान का भंडार है। तो कहने का मतलब ये कि बाबा साहब के सामने भारत में कौन था उस समय? आज भी कोई दुनिया में दूर दूर तक उनके सामने नहीं टिकता। और वो ब्राह्मण थे नहीं, वो तो SC थे। जगजीवन राम देखिए, जगजीवन राम SC थे और मंत्रालय जहाँ तक चलाने का एडमिनिस्ट्रेशन जो अनुभव था उनके पास, इंदिरा गांधी उनको बाबूजी बोलती थी। तो कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो तजुर्बा उनके पास जो था शासन चलाने का वो किसी में रहा हो, कोई कांग्रेस में नहीं था। ये बात अलग है कि जगजीवन राम बाबा साहब का साथ नहीं दिए, वो अलग इशू है। बट काबिलियत की यहाँ बात हो रही है, यहाँ मेरिट की बात हो रही है। पहली बार जो है रेल फ़ायदे में उसका बजट आया था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे, पहली बार। तो क्या वो जनरल हैं? तमाम ऐसे उदाहरण है जब SC ST OBC के लोगों ने अपनी मेरिट को दिखाया है, बट एक माहौल बनाया गया है कि इनको डिमेरिट कह के मनोबल जो है गिराया जाएगा, डाउन किया जाएगा, इनको वंचित करना है, मेन स्ट्रीम में इनको आने से रोकना है। इसके लिए तमाम तरह के षड्यंत्र हैं। जी, एक उदाहरण है कि किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि किसी भी बच्चे को बार बार गधे कहो, गधा कहो, उसके अंदर आधा गधापन आ जाता है। बिल्कुल आ जाएगा। जी, आप क्या कहेंगे जो अभी मैं सवाल पूछा कि मेरिट नहीं होता SC ST अंदर, इसलिए NFS का नोटिस लगाया जाता है, क्या कहेंगे? मुझे तो बड़ी हंसी आती है और लेकिन इस पर मैं कहूँगा, भारत देश में क्या नहीं बहुजनों ने बनाया, भारत देश में क्या बहुजनों ने नहीं दिया। आप एक खेत में फसल से उगाने तक, सुई बनाने से लेकर के आपका एरोप्लेन उड़ाने तक, आपका हर दुनिया में जितना भी टेक्निकल काम है वो बहुजन समाज के लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित किया है। ऐसे नहीं भारत देश को बुद्ध की भूमि कहा जाता है। जी सर, एक सवाल बनता है, जब नॉट सुटेबल कहते हैं कि इनमें योग्यता नहीं है, तो फिर कोर्ट कैसे कर रही है, ऑर्डर दे रही है इनमें योग्यता आ गया है इसलिए इनको आरक्षण से बाहर कर दो, बाकी को मौका आओ? इसको एक बड़ा लास्ट में आपने बड़ी अच्छी बात को पूछा, इसको हम इस तरह से कंक्लूड करेंगे कि ब्रिटिश इंडिया में कोलकाता हाई कोर्ट में जो काउंसिल थी, उस काउंसिल में अंग्रेज़ों ने एक बात कही थी कि किसी भी काउंसिल में ब्राह्मण को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है। ये मैं उस अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ, ये हमारे शब्द नहीं है। ब्रिटिश इंडिया में जो कोलकाता हाई को मतलब कोर्ट का जो काउंसिल कमेटी थी, उस कमेटी के लिए अंग्रेज़ ने इस बात को कहा था कि ब्राह्मणों को किसी भी काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। अब न्यायिक चरित्र क्या है?
जैसे मान लीजिए आप जज हैं, ये वकील हैं, मैं वकील हूँ। जज का दायित्व तो होता है कि दोनों वकील का आप आर्गुमेंट सुने। पहले ये बोल रहे हैं तो इनका आर्गुमेंट जज का एक नैतिक कर्तव्य है। मैं रोक रहा हूँ, वो अंग्रेज जलते थे जो इंडियन थे, इसलिए ये उनको कहा कि इनके पर योग्यता नहीं होता न्याय करने का, इसलिए बोला है। नहीं, बात ऐसी नहीं है। उन्होंने भारत देश का सर्वे किया, उस सर्वे में पाया कि भारत देश में बहुजन समाज के व्यक्तियों का ख़ास तौर पे एससी और एसटी के ऊपर इतना जातीय उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न में उन्हें ना किसी प्रकार का कुछ भी नहीं मिल पाया और ये न्याय कभी भी नहीं किया। इन्होंने हमारे आने के पहले यहाँ पर थे, इन्होंने इनको चैन से सुख से जीने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि उन्होंने एक अवसर दिया था कि ऐसा करो। उनका जजमेंट कभी भी फेवरेबल नहीं आता था, इसलिए उन्होंने काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास किया कि भारत देश में किसी भी जुडिशरी के अंदर पहला तो वहीं कोलकाता की जो काउंसिल थी उनने ऑर्डर पास किया कि कोई भी ब्राह्मण जो है वो जुडिशरी का मेंबर या चेयरमैन नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशरी लेवल पर उसका न्यायिक चरित्र नहीं है, क्योंकि वो उसका जो भाव है वह भाव दूषित मानसिकता का होता है। वो केवल अपने लोगों का सुनता है, न्याय नहीं कर सकता है। इसलिए न्याय जज वही करे जो बिना भेदभाव के जज बना हो और जो अपनी मेहनत से बना हो। वो दोनों पक्ष का निर्णय सुनने के बाद फिर जजमेंट दे, तब वो देश का जज है। नहीं तो वो न्यायालय का भी दुश्मन है, संविधान का भी दुश्मन है और जिस देश में रह रहा उस देश का भी दुश्मन है। इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि कभी भी वो न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ये जो जजमेंट आया है, मैं कोई जातिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर इस जजमेंट में देने वाले 4 ब्राह्मण हैं। 3 ब्राह्मणों ने जजमेंट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में दिया है। आपसे किसने कहा था कि मुझे क्रीमिलेयर चाहिए? कौन पिटीशन दायर किया था? एसटी तो था ही नहीं, तो ज़बरदस्ती आपने उसको भी चेप दिया। ठीक है सर, समय अब हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया इसका उत्तर दिया। तो आप अंत में यही कहूँगा कि आप लोग बार बार आते रहें, ये हम इसे और दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये ज्वलंत मुद्दे को लेकर के देश के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लोग हैं जो बोल सकते हैं, आप उन्हें ढूंढ करके अपनी स्टूडियो में बुलाते हैं और समाज के विद्वान व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको बोलने का मीडिया के माध्यम से अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने कहा है कि यदि तुम पढ़ लिख गए हो, तुम सक्षम हो गए हो, तो आप अपने आप को समाज के लिए लो नहीं, क्योंकि आप तो कर्ज चुका ही नहीं सकते हो, जितना भी आप दे सकते हो दो। बस यही मैं समाज के, भारत देश के सभी समस्त बहुजन समाज के लोगों को कहता हूँ कि अपने समाज के लिए जो भी कर पाओ करो, लड़ो, जिंदा हो तो जिंदा होने की निशानी दो। और लास्ट में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ख़राब जजमेंट दे रहे हैं वो भी इंसान हैं, और राज सत्ता की आड़ में जातिगत भेदभाव ना करें, इससे मानव में द्वेष पैदा होगा और भारत देश में विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा आपके जितने तमाम दर्शक हैं वो आपके चैनल को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप एक महान कार्य कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बोलने की आज़ादी पर ताला लगने जा रहा है, मनुवादी सरकारें लगा रही हैं। जी, तो साथियों आप देख सकते हैं कि हमारे जो सही माने में जो चिंतक, सामाजिक चिंतक है, उनको बुलाकर मैं इनसे बातचीत किया। ये हमारी बातचीत कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया
कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और आप कहाँ से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया में बताएं कि आप कहाँ से हमारे चैनल को देख रहे हैं। और हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में ज्वाइन बटन है उसको भी ज्वाइन करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।